हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम का रिवीजन। तो ध्यान से सुनना बच्चों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्या है? तो चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमंस हैं, हम सबको चाहिए कि खाना और ऑक्सीजन हमें मिलती रहे ताकि हम सब ग्रो करते रहें, अपनी बॉडीज़ को रिपेयर करते रहें। तो बॉडी हमारी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट काफ़ी कॉमन है। और जितना भी ये वेस्ट बनता है उसे हमारी बॉडी से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी बॉडी में ये टॉक्सिन्स की तरह इक्युमुलेट ना हो जाए। सो वाई इज दिस सर्कुलेटरी सिस्टम रिक्वायर्ड? ताकि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो, ताकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो और ताकि वेस्ट का रिमूवल हो जाए हमारी बॉडी से। और ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बुलाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स। तो मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो जैसे ही मैं सर्कुलेटरी सिस्टम बोलूंगी सबसे पहले शायद आपके दिमाग में आएगा ब्लड, फिर थोड़ी देर बाद सोचोगे, फिर आपके दिमाग में आएगा हार्ट, फिर आप सोचोगे, फिर आएगा अच्छा छोटी छोटी वेसल्स भी होती हैं, राइट? सो यस, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है वो ऑर्गन जो इस सर्कुलेटरी सिस्टम का राजा है, किंग है, दैट इज हार्ट, जो ब्लड को पंप करता है, जो कि पंपिंग ऑर्गन है। उसके बाद आता है ब्लड, जो मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है हमारी बॉडी में। फिर आती हैं ब्लड वेसल्स, एक ऐसा जाल फैला हुआ है हमारी बॉडी में जो कि इस फ्लूइड को थ्रू आउट आर बॉडी वो घुमाता रहता है। सो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसमें आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं और साथ ही साथ नॉट टू फॉरगेट लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स, जो एडिशनल ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी में हमारी हेल्प करती हैं। ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये काफ़ी छोटा है हमारी बुक्स में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं लिम्फ के बारे में, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगी तो आपको याद रखना है कि आपको बहुत ध्यान से उस छोटे से टॉपिक को समझ लेना है। क्लियर? आगे बढ़ें। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन एज अ टॉपिक मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो आप लिखोगे कि इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड हीट। दूसरा, इट ट्रांसपोर्ट्स, ओके, इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हीट, हार्मोन्स, इनको ट्रांसपोर्ट करना। और दूसरा, जितना भी वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमारी बॉडी से निकाल कर बाहर फेंक देना। इट मेंटेन्स द इंटरनल बैलेंस, जिसे होम्योस्टैसिस बुलाते हैं। और इट सपोर्ट्स द डिफेंस थ्रू वाइट ब्लड सेल्स एंड डब्ल्यूबीसीज। तो हमने पढ़ा है ना, हमारे ब्लड में आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसीज ना हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं ना, उनसे फाइट करने में, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हमारी बॉडी को बचाती है। और इसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसीज नहीं बल्कि लिम्फ भी यही काम करता है, हमारी बॉडी के डिफेंस का काम करता है। नाउ द वर्किंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है? सो द ब्लड फ्लोज थ्रू द वेसल्स। तो जितनी भी हमारी बॉडी है ना, हमारी पूरी बॉडी में ना ऐसे वेसल्स फैली हुई हैं, ऐसे जाल सा बिछा हुआ है। और हार्ट इस फ्लो को रेगुलेट करता है, करेक्ट? अब हार्ट एक्ट करता है एज अ पंप। और अब जो ब्लड है वो भेजा जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसके बाद इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से वो वापस हार्ट में भी आता है। सो हार्ट एक्ट्स लाइक अ पंप पुशिंग ब्लड टू एंड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसमें लिम्फ का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लिम्फ की जो फ्लूइड है, जो लिम्फ में, जो लिम्फ एक फ्लूइड है, लिम्फ जैसे ब्लड एक फ्लूइड है, लिम्फ भी एक फ्लूइड है। तो लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं, आर्टरीज, वेन्स या कैपिलरीज में नहीं, बल्कि लिम्फेटिक कैपिलरीज में मूव करता है। यानी कि उसके अपने लिम्फ वेसल्स हैं विच रन पैरेलल टू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, एक इंटरेस्टिंग सी। तो सबसे पहले एक डिलीवरी वैन की बात करें, राइट? तो डिलीवरी वैन क्या है? ब्लड है, जो
चीज़ों को डिलीवर करने का काम कर रही हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। वहीं पर अगर हम डिलीवरी रूट्स की बात करें तो ये हैं ब्लड वेसल्स। क्या है ये? वो ब्लड वेसल्स जिनमें ये सारा ब्लड घूम रहा है। करेक्ट। उसके बाद अगर हम मेन स्टेशन की बात करें या फिर मेन पंप की बात करें, वो है हमारा हार्ट। करेक्ट। अब गार्बेज कलेक्शन किस फॉर्म में होता है वो बताओ? तो गार्बेज कलेक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट की फॉर्म में। ठीक है। तो जब हम डेली एक्सरसाइजेस करते हैं तो एक्सरसाइज करने से हमारा हार्ट ज़्यादा फास्ट बीट करता है और उससे ये जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है ना, ये स्पीड अप हो जाता है, फास्ट हो जाता है। वहीं पर जब हम इनफ पानी पीते हैं पूरे दिन में, तो वो भी हमारे ब्लड के वॉल्यूम को हमारे स्मूथ सर्कुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं द टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। तो यहाँ पर हम दो टाइप के बॉडी फ्लूइड्स की बात करेंगे। एक है हमारा ब्लड और दूसरा है लिव। ब्लड ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स में होता है, राइट। ये एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब अगर हम अपनी बात करें ना, ह्यूमंस की ही हम यहाँ पर ज़्यादा बात करेंगे, तो ये एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है कि आर्टरी से ब्लड निकला, कैपिलरी में गया, कैपिलरी से निकला, वेन में चला गया। ऐसा नहीं होगा कि आर्टरी से निकला अब बाहर इधर उधर टहल रहा है और फिर वेन्स में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये पूरा एक बंद सिस्टम है, पूरा एक बिल्कुल एक बेजोड़ सिस्टम है और इसके अंदर अंदर ही ब्लड मूव करता है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है टिश्यू फ्लूइड या जिसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बुलाते हैं। अब ये क्या है? ये जब हमारे बॉडी में ब्लड मूव कर रहा होता है ना, तो कई बार प्लाज्मा लीक हो जाता है। वो लीक्ड प्लाज्मा जिसमें डब्ल्यूबीसीज भी होती हैं, ये कहाँ से लीक होता है? इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, आर्टरीज या वेन से नहीं, बल्कि कैपिलरीज से। और ये लीक्ड प्लाज्मा इंटरस्टिशियल या फिर टिश्यू फ्लूइड बनाता है। नेक्स्ट, ये सेल को नहलाता है, बेद करता है और इससे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट्स का और इवन वेस्ट्स का भी। तो जो सेल्स में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो उनको देने हैं, उनसे वेस्ट को लेना है, ये सब एक्सचेंज इस टिश्यू फ्लूइड के जरिए हो जाता है। अब लिम्फ की बात करें तो लिम्फ टिश्यू फ्लूइड है जो हमारी लिम्फ वेसल्स में एंटर कर जाता है। मतलब ये जो फ्लूइड था, ये जो टिश्यू फ्लूइड था, अब ये ब्लड वेसल्स में नहीं गया, अब ये चला गया हमारे लिम्फ वेसल्स में। करेक्ट। और इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं एंड इट फ्लोज ड्यू टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट। तो क्या था? ब्लड है जो सिर्फ ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है कैपिलरी से। कई बार ये ब्लड इन कैपिलरी से बाहर निकलकर सेल्स के बीच बीच में आ जाता है, जहाँ पर ये ऑक्सीजन भी देता है, न्यूट्रिएंट्स भी देता है और वेस्ट को भी कलेक्ट कर लेता है। इसे हम टिश्यू फ्लूइड बुलाते हैं। और जब ये टिश्यू फ्लूइड हमारे लिम्फ वेसल्स में एंटर कर जाता है तो हम अब इसे लिम्फ बुलाते हैं। कहीं पर कोई भी डाउट अभी तक, तो डू आस्क योर क्वेश्चंस ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया। अब जब लिम्फ में ये सारा फ्लूइड आ गया, ठीक है, ये किसी भी तरह लिम्फ में पहुंच गया, तो लिम्फ ड्रेन्स बैक इनटू द नियर बाय वेन। तो लिम्फ अब ये सारा फ्लूइड कहाँ लेकर जाएंगी? हार्ट में लेकर जाएंगी? नहीं, ये सारा का सारा फ्लूइड जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, ये हमारी आसपास की वेन्स में चला जाएगा। मतलब ब्लड कैपिलरीज में था, कैपिलरीज से लीक हुआ, सेल्स के बीच में चला गया, वहां से लिम्फेटिक कैपिलरीज में आया, लिम्फेटिक कैपिलरीज से ये लिम्फ में आ गया और लिम्फ से अब ये वेन्स में चला जाएगा और ये वापस से सर्कुलेशन में आ जाएगा। ब्लड वापस से हार्ट में जाएगा, ये फ्लूइड वापस से हार्ट में जाके सारा का सारा वेस्ट प्रोडक्ट वहां पर निकाल दिए जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले फ्लूइड की, सबसे इम्पोर्टेंट फ्लूइड की। मैं ये नहीं बोलती बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो द द मेन थिंग इज ब्लड। ब्लड ब्लड में दो चीजें हैं, एक है लिक्विड पार्ट और एक है सेलुलर पार्ट जिसमें सेल्स हैं, कॉर्पसल्स पार्ट, राइट। प्लाज्मा प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है। मतलब जितना भी जो 90% पानी है ना, दिस इज ऑल प्लाज्मा, ठीक है। इसमें मतलब 90% इसमें पानी ही है। उसके सिवा अब बाकी है सेलुलर पार्ट जिसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और प्लेटलेट्स हैं। करेक्ट।
प्लाज्मा प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है जिसमें 90% पानी है, 10% प्रोटीन्स है, सॉल्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं और इसका कलर येलो है और ये अगर इसको टेस्ट करो ना थोड़ा सा सॉल्टी टच आता है, ठीक है। तो ये जो येलो कलर वाला पार्ट है दिस इज ऑल प्लाज्मा, जिसमें आरबीसीज नहीं होते हैं बल्कि इसमें पानी, प्रोटीन, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉर्पसल्स या फिर सेलुलर पार्ट, तो इसमें 3 तरह के होते हैं। कौन-कौन से? आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, जो ब्लड कोगुलेशन में या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। कमिंग ऑन टू द आरबीसीज दैट इज एरिथ्रोसाइट्स, तो ये बाइकॉनकेव होते हैं, बाइकॉनकेव इस शेप के होते हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज। 120 डेज के बाद ये सेल्स मर जाते हैं और इनके बदले नए नए सेल्स हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ खुशहाली से बॉन्ड बना के इधर उधर घूमता है। ये रेड कलर का होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन एक आयरन प्रोटीन है, ठीक है। क्यों रेड होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन एक आयरन प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं नाउ कॉर्पसल्स और द सेलुलर पार्ट। सो डब्ल्यूबीसीज, ये इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, जो कि कलरलेस होते हैं, मतलब आरबीसीज की तरह रेड कलर के नहीं है, कलरलेस हैं, इनमें न्यूक्लियस है और ये काफ़ी बड़े हैं साइज में एज कम्पेयर टू द आरबीसीज और ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बात ये है कि ये कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। पहली बात एक और जान लो कि दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द वाइट वॉरियर्स। ये वाइट वॉरियर्स होते हैं, ये जर्म्स को इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं और एंटीबॉडीज, जिन्हें हम कई बार ए बी भी लिखते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। वो एंटीबॉडीज जो इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती हैं हमारी बॉडी की। आगे प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बुलाते हैं, करेक्ट। थ्रोम्बोसाइट्स सबसे छोटे सेल, अगर हम डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज और प्लेटलेट्स में देखें तो सबसे बड़े हैं इन साइज डब्ल्यूबीसीज, फिर हैं आरबीसीज और फिर हैं प्लेटलेट्स। तो दिस इज एज पर द साइज। ये सबसे छोटे हैं, इनसे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ ये ब्लड लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं और जर्म्स की एंट्री को भी। तो जैसे अगर आपको कहीं पर कट लग गया, यहाँ से खून निकलने लगा, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक हार्ड सा मास यहाँ पर बन जाता है, तो बेसिकली ब्लड से प्लेटलेट्स आते हैं, वो इस वाले एरिया को सील कर देते हैं, जिससे ना तो ब्लड बाहर निकल पाता है, ब्लड लॉस भी नहीं होता है और जर्म्स भी हमारी बॉडी में एंटर नहीं होते हैं। लेकिन जब किसी इंसान को डेंगू होता है तो उस टाइम पर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है और हम इन्फेक्शन से भी प्रोन हो जाते हैं। तो कई बार इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो इस तरह ये ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है। तो और यहाँ पर जो ये सेल्स दिखाए गए हैं ये हैं आरबीसीज। ओके, आगे बढ़ते हैं नाउ द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। ब्लड के क्या क्या फंक्शंस है? क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है? आप बोलोगे कि नहीं ये तो आपने पहले बताए थे, हमें याद है। तो बस एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहली चीज, ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स? जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुए थे, डाइजेशन चैप्टर याद है? तो इंटेस्टाइन में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, हाँ, और कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, ये सब कुछ वहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। तो वहाँ से इंटेस्टाइन से के आसपास भी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और ये लिवर में और हमारे बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं। वहीं पर कैरियर ऑक्सीजन है फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। लंग्स है, लंग्स के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है लंग्स से हमारे ब्लड वेसल्स में और ये कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स से लेते हैं और वापस लंग्स में छोड़ देते हैं। तो मतलब लंग्स से ऑक्सीजन लेंगे, हमारे बॉडी सेल्स को दे देंगे, बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और वो हमारे लंग्स तक छोड़ आएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस बुलाते हैं, जहाँ पर हमारे बॉडी सेल्स में होता है फूड जिसके ऊपर ऑक्सीजन एक्ट करती है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रेस्पिरेशन के लिए जो सामान है उसको लेकर जाना और उसके बाय प्रोडक्ट को भी निकालना, उसके वेस्ट प्रोडक्ट को भी निकालना, ये सब हमारा ब्लड करता है। इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स टू द किडनीज। तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, तो हमने पढ़ा है ना एक्सक्रीशन, तो ग्लोमेरुलस पढ़ा
है, तो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज़ है जिन्होंने वहाँ पर एक जाल बना के रखा है। ये जो जाल है ना, ये जाल ब्लड को फ़िल्टर आउट करता है। किडनीज़ हमारे ब्लड को फ़िल्टर आउट करती है और हमारे ब्लड को साफ़ रखती हैं। इससे एक हमारा बॉडी का वाटर बैलेंस भी बना रहता है, बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेटेड रहता है और ये हमें इम्यूनिटी भी देता है डब्ल्यूबीसीज़ की हेल्प से, क्योंकि ब्लड में डब्ल्यूबीसीज़ हैं जो एक तो जर्म्स को एनगल्फ कर रही हैं और दूसरी तरफ वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रही हैं। देन एक्सेसिव ब्लीडिंग को भी रोकता है विद द हेल्प ऑफ द प्लेटलेट्स। तो बेसिकली आपको ना यहाँ पर आरबीसीज़ की, डब्ल्यूबीसीज़ की और प्लेटलेट्स के ना सारे के सारे फंक्शंस लिख दो, बस वही ब्लड के फंक्शंस हो गए। ठीक है? तो इसमें अगर मैं आपको एक टिप बताऊँ तो इसमें आप नाउ टिप आप इसमें ज़रूर लिखना। जैसे कि एन फॉर न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स लाना और बॉडी में देना, ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुँचाना, वेस्ट को रिमूव करना, वाटर को बैलेंस करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, इम्यूनिटी देना और प्रिवेंट करना ब्लीडिंग को विद द हेल्प ऑफ द प्लेटलेट्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट छोटा-सा टॉपिक है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है, लिम्फेटिक सिस्टम। अब जिस तरह हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी है। लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होती हैं और ऑर्गन्स होते हैं। ये कौन-कौन से ऑर्गन्स हैं? आपने नाम सुने होंगे लेकिन शायद आपको पता ना हो कौन-कौन से हैं। सो लेट मी टेल यू। स्प्लीन, राइट? टॉन्सिल्स, थाइमस। तो बेसिकली ये टॉन्सिल्स, थाइमस, स्प्लीन, पियर्स पैचेस, बोन मैरो, अपेंडिक्स और लिम्फ नोड्स, ये सारे के सारे हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स कहलाते हैं। यहाँ पर ये पूरा सिस्टम हमारे जो ब्लड वाला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बिल्कुल उसके पैरेलल पैरेलल चलता है। जहाँ भी कैपिलरी से थोड़ा सा ब्लड लीक आउट हुआ, सेल्स के बीच में गया, उसको फटाफट से किसने ले लिया? हमारे लिम्फ ने ले लिया। अब कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें आरबीसीज नहीं होती, लेकिन इसमें लिम्फोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज होती हैं। ये इसका जो नॉन सेलुलर पार्ट है उसमें 94% पानी है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, एंजाइम्स हैं और एंटीबॉडीज हैं और सेल सिर्फ एक तरह का है, दैट इज डब्ल्यूबीसीज। करेक्ट? कहीं पर कोई भी डाउट हो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना। अब बात करते हैं द फंक्शंस ऑफ द लिम्फ। लिम्फ के फंक्शंस क्या है बताओ मुझे। तो ये न्यूट्रिटिव है, मतलब कि इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स उन जगहों पे जहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाता है। ठीक है। दूसरा, जितना भी एक्सेस टिश्यू फ्लूइड है जो हमारे सेल्स के बीच में है, जो एक्सेस में है, मेटाबोलाइट्स हैं, वेस्ट जो जनरेट हुआ है, इन सब को ये ड्रेन करने का काम करता है। तीसरा, ये एब्जॉर्ब करता है फैट्स को फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ठीक है। इंटेस्टाइन से किसको एब्जॉर्ब करेगा? फैट्स को एब्जॉर्ब करेगा और डिफेंस में हेल्प करेगा। लिम्फोसाइट्स फाइट करेंगे इन्फेक्शंस को एंड देज आर द नोड्स ट्रैप दिस इन्फेक्शन और नोड्स इन इन्फेक्शंस को ट्रैप करेंगे। सो इट इज NDAD। तो यहाँ पर ये न्यूट्रिटिव हैं। ठीक है। दूसरा, ये ड्रेनेज करते हैं, जितना भी वेस्ट है, एक्सेस फ्लूइड है, उन सबको निकालने का काम करते हैं। ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, वो भी लिम्फ ही करता है। ये हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद ये जर्म्स को, लिम्फोसाइट्स की हेल्प से जितना भी जर्म्स हैं उनके अगेंस्ट हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है। करेक्ट? अब एक क्विक डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड। लिम्फ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करता है, इसके वेसल्स ओपन होते हैं, तो टिश्यू फ्लूइड यहाँ से जो एक्सेस होता है वो लिम्फ में जाता रहता है। वहीं पर ब्लड एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेट द लिम्फ it circulates through lymph capillaries, lymph nodes and lymph vessels. करेक्ट? यहाँ पर ब्लड सर्कुलेट होता है आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और हार्ट्स में। लिम्फ पेल येलो कलर का है, कोई आरबीसीज नहीं है और इनमें हीमोग्लोबिन होता है। वहीं पर लिम्फ में और ना ही हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन नहीं है, बट हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो पेल है क्योंकि आरबीसीज और हीमोग्लोबिन नहीं है। वहीं पर ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि यहाँ पर आरबीसीज हैं और आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है। अब लिम्फ की बात करें तो ये डब्ल्यूबीसीज हैं और ये ब्लड प्लाज्मा भी होता है इसमें, तो यहाँ पर प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स नहीं होते हैं। वहीं पर ब्लड में डब्ल्यूबीसीज हैं और ब्लड प्लाज्मा भी है। लिम्फ
इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी एंड इट बिल्ड्स इम्यूनिटी। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारे इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है। वहीं पर ब्लड हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं द टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। क्या-क्या टाइप्स हैं? सबसे पहला है क्लोज्ड सर्कुलेशन और फिर ओपन सर्कुलेशन। क्लोज्ड सर्कुलेशन यानी कि ह्यूमंस में और ओपन सर्कुलेशन यानी कि इंसेक्ट्स में। तो होता क्या है कि जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स में ये जो सर्कुलेशन है ना, ये पूरी तरह बंद नहीं होता है। मतलब ओपन स्पेसेस होते हैं जिनमें ब्लड मूव कर सकता है, इसीलिए हम इसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बुलाते हैं। वहीं पर अगर हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, जैसे कि हम में होता है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे क्लोज होता है। ब्लड सिर्फ वेसल्स के अंदर अंदर ही घूमता है, तो इसीलिए हम इसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम बुलाते हैं। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो सबसे पहली बात, ब्लड वेसल्स होती क्या है? ब्लड वेसल्स वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्लड को कैरी करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। इनमें क्या क्या होता है? इनमें आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं। तो ये क्या है? दीज आर द आर्टरीज, ये होती हैं वेन्स और ये होती हैं कैपिलरीज, राइट? तो सीक्वेंस क्या है फ्लो का? तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज ACV। तो आर्टरीज से ब्लड जाएगा कैपिलरीज में और कैपिलरीज से जाएगा वेन्स में। क्लियर हो गया? दिस इज द फ्लो, याद रखना है। अब हर एक ब्लड वेसल को डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद द आर्टरीज। तो आर्टरीज ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट से दूर, ठीक है? तो आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। इनकी वॉल्स थिक होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, इलास्टिक होती हैं और मस्कुलर होती हैं। द रीजन बीइंग, हार्ट यहाँ पर है, हार्ट से पाँव में भी ब्लड जाना है, हार्ट से हेड में भी ब्लड जाना है, नीचे भी जाना है, ऊपर भी जाना है, लिम्स तक मतलब आर्म्स तक भी पहुंचना है। तो ब्लड जो है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में भेजा जाता है हार्ट से, सो दैट वो हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच सके। तो इसीलिए यहाँ पर जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज की, वो थिक होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, इलास्टिक और मस्कुलर होती हैं। नेक्स्ट, ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर एंड विद जर्क्स। तो मतलब वो जो पल्स आती है ना, वो आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो करता है उसकी वजह से आती है, क्योंकि ब्लड को बहुत दूर जाना है। देन इट यूजुअली डीप प्लेस्ड इनसाइड द बॉडी। मतलब सुपरफिशियली जो आपको ऐसे ब्लू ब्लू दिखाई देंगी ना, सुपरफिशियल आर द वेन्स। जो डीप होती है हमारे बॉडी में, दीज आर द आर्टरीज। Next, they carry oxygenated blood, right? Generally, arteries carry oxygenated blood except for one, which is the pulmonary artery. ये सिर्फ deoxygenated blood लेकर जाती है. It is an exception and it is important for you to note it down. ओके? पल्मनरी आर्टरी ये एक ऐसी आर्टरी है जो लंग्स की तरफ को जाती है और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो मतलब हार्ट से ब्लड लंग्स को जा रहा है। जहाँ भी वर्ड आपको पल्मनरी दिखाई देना, बात समझ लेना कि हम लंग्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी आर्टरी है जो हार्ट से लंग्स की तरफ को ब्लड लेकर जाती है। देन कमिंग ऑन टू नो वॉल्व्स, इसमें कोई वॉल्व्स नहीं होते हैं एक्सेप्ट फॉर आयोटा एंड पल्मनरी ट्रंक। सिर्फ इन दो में वॉल्व्स देखने को मिल रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? ये सारे पॉइंट्स आपको पता है, रिकॉल करने हैं और एक्सेप्शंस को, इन दोनों ही को आपको याद रखना है। करेक्ट? कहीं भूलोगे तो नहीं। तो A फॉर आर्टरी एंड A फॉर अवे। तो इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आगे बढ़ते हैं वेन्स। वेन्स क्या करती हैं? अब आर्टरीज ब्लड को दूर लेके जा रही हैं हार्ट से, वहीं पर वेन्स इसी ब्लड को हार्ट के पास लेकर आएंगी। सो दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। वॉल्स थिन होती हैं और ये लेस मसल्स वाली होती हैं। हार्ट वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो। ये जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं, सॉरी, ये जो वेन्स होती हैं इनमें वॉल्व्स होते हैं और ये वॉल्व्स ब्लड को वापस नहीं आने देती हैं, क्योंकि ये वो एरिया है, मतलब ये वो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें ब्लड कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में या स्पीड में नहीं जाता है, धीरे धीरे जाएगा। जो वॉल्स हैं वो थिन होंगी और ये लेस मस्कुलर होंगी। तो ब्लड फ्लो स्मूथली अंडर लो प्रेशर और ये सुपरफिशियली प्लेस्ड होती है। तो अपने हाथ में देखो, आपको यहाँ पर ब्लू ब्लू दिखाई दे रही होंगी। सो दीज ब्लू वंस आर द वेन्स जो स्किन के ऊपर होती है, सुपरफिशियल होती हैं और इनमें ज़्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट फॉर वन।
इजी है याद रखना। कैसे? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, सो पल्मोनरी अगेन कनेक्टेड टू लंग्स, राइट? तो अब जो ब्लड है वो लंग्स से हार्ट की तरफ कैसा आएगा? सीधी सी बात है, ऑक्सीजनेटेड आएगा। सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जा रही है और लंग्स तो ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देती है। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आएगा और वो कौन लेकर आएगा? वो पल्मोनरी वेन लेकर आएगी, राइट? तो बस यही पूरा प्रोसेस है, करेक्ट? तो ये हैं हमारे टिश्यूज़ हैं। अब ये ब्लड यहाँ पर फ्लो कर रहा है और ये टिश्यू सेल्स हैं, ये यहाँ पर ऑक्सीजन दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले रहे हैं, करेक्ट? तो यही है वो प्रोसेस जिसे हम रेस्पिरेशन बुलाते हैं। तो यहाँ पर वी फॉर वेन्स एंड वी फॉर वॉल्व्स, तो वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज, ये ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाएंगी। वी फॉर वेन्स एंड वी फॉर वॉल्व्स, इसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, बट ये अगर दूर लेकर जा रही हैं तो ये ब्लड को हार्ट के पास लेकर आएंगी। टाइप्स ऑफ ब्लड, तो यहाँ पर मोस्टली ऑक्सीजनेटेड होता है एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वहीं पर वेन्स में मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वॉल का स्ट्रक्चर देखें तो ये थिक होती है, इलास्टिक होती है और मस्कुलर होती है। वहीं पर वेन्स थिन और लेस मस्कुलर होती हैं। अब प्रेशर यहाँ पर काफ़ी हाई होता है क्योंकि ब्लड हार्ट से निकला और उसे बॉडी के दूर दूर वाले पार्ट्स में जाना है, तो ये हाई प्रेशर में और जर्की फ्लो होता है। वेन्स लो प्रेशर, वेन्स में जो ब्लड होता है वो लो प्रेशर में होता है और इसमें स्मूथ फ्लो देखा जाता है। वॉल्व्स वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं और ये सिर्फ अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक में देखे जाते हैं। वहीं पर सारी वेन्स में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन, वेन्स काफ़ी हमारी बॉडी में अंदर होती हैं, डीप होती है। वहीं पर आर्टरी डीप होती है और वेन्स सुपरफिशियल होती हैं। ल्यूमन इनका नैरो होता है, मतलब ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, ये क्योंकि वॉल थिक होती है आर्टरीज की, तो अंदर वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये ऐसे नैरो आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर वेन्स में ये जो माउथ है ना, ये आपको काफ़ी वाइड देखने को मिलेगा क्योंकि ये थिन वेसल्स होती है, करेक्ट? समझ आ गया ना विद रीजन कि ये थिन क्यों है और वो थिक क्यों है, इसका ल्यूमन वाइड क्यों है, उसका ल्यूमन नैरो क्यों है, करेक्ट? तो ऐसे ही विद रीजनिंग समझोगे ना तो भूलोगे नहीं। ओके, आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं कैपिलरीज की। तो हमने एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, ए सी वी। तो आर्टरीज पढ़ ली, वेन्स पढ़ ली, अब क्या बचा? कैपिलरीज। एग्जैक्टली, सो दीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं और ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। अब द वॉल्स हैव सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स जो कि बहुत थिन होती है एंड इट इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं। जैसे अगर हम लंग्स की और हार्ट की बात करें तो लंग्स के पास क्या होता है? अच्छा, जैसे अभी हम एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो ये वाला मैं आपको वीडियो दिखा रही थी। तो ये कैपिलरी है। कैपिलरी बहुत पतली सिंगल लेयर वाली वॉल है ना इनकी, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज कर जाती है सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कैपिलरीज में चली जाती है, करेक्ट? तो ये माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही थिन वॉल है और थिन वॉल होने की वजह से यहाँ पर डिफ्यूजन जो ये बहुत ईजी होता है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये। यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट भी एक्सचेंज होता है और इवन वाटर का भी एक्सचेंज किया जाता है। It allows easy diffusion between blood and the blood tissues. So C for capillaries and C for connect. तो it connects arteries and veins and also C for cargo. तो ये इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करती है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? क्योंकि अब हम जिन ब्लड वेसल्स में
एंटर कर रहे हैं ना, वो नॉर्मल ब्लड वेसल्स नहीं बल्कि वो हार्ट स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। सबसे पहले है वेना केवा, जो दो तरह की होती है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। सुपीरियर मतलब जो ऊपर की तरफ है और इंफीरियर जो नीचे की तरफ है। तो वेना केवा एक ऐसी ब्लड वेसल है हार्ट की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आता है? पढ़ा है आपने तो इसलिए रिकॉल कर लो, तो राइट साइड पर आता है। तो अगर ये हमारा हार्ट है, हार्ट के ये 4 चेंबर्स हैं, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ये जो राइट वाली साइड होती है, दिस इज कनेक्टेड दिस इज कनेक्टेड टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कनेक्टेड है। तो मतलब हमारी बॉडी के जो अपर बॉडी पार्ट्स से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना केवा लेकर आएगी, और जो नीचे वाले बॉडी पार्ट्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो इन्फीरियर वेना केवा लेकर आएगी। तो ये है सुपीरियर वेना केवा और ये वाली है इन्फीरियर वेना केवा। करेक्ट। तो इसका काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना। कहाँ पर आएगा? हार्ट के ऊपर वाले चेंबर में। लेफ्ट में या राइट में? राइट में आएगा। उसके बाद आते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी इट लीव्स द राइट वेंट्रिकल। तो ये है राइट ऑरिकल और ये है राइट वेंट्रिकल। तो इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जो कि वेना केवा लेकर आई थी। अब यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, कहाँ को जाएगा? इट इज सेंट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और ये भी लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है ऐसे को। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड चला जाएगा और ये भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। ओके, तो किसी तरह का कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अब बात करते हैं पल्मोनरी वेन की। तो हमने पढ़ा था ना, पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शन है वेन्स में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। कहाँ से लाएगी? तो ये लाती है लंग्स से। सो इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट ऑरिकल। तो ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर ये जो ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन लेकर आएगी। राइट, सो ओनली वेन विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे बात करते हैं। ओके, सो पीवी, ठीक है, सो पीवी, सो इट इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। करेक्ट। अब आता है अयोटा। अब अयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल, अब ब्लड राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जितना भी ब्लड है वो चला जाएगा, कहाँ पर चला जाएगा? टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। राइट, और वो कौन लेके जाएगी? वो लेके जाएगी अयोटा। सो अयोटा लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है और उसकी बड़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। तो बस एक चीज यहाँ पर इनकरेक्ट है कि दिस इज अयोटा। राइट, और ये वाली जो है साइड से, दीज आर द पल्मोनरी वेन्स। ओके, एनी डाउट टिल हियर तो पूछ लेना आस्क क्वेश्चन सेक्शन में। अब बात करते हैं कोरोनरी आर्टरीज या फिर वेन्स। तो यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? मतलब एक ऐसी आर्टरी विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। अब हार्ट को भी तो मूव करना है, हार्ट को भी तो थ्रू आउट लाइफ काम करना है, एक भी सेकंड का रेस्ट उसको नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर भी में ब्लड की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी आर्टरी लेकर जाती है और कोरोनरी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है जो राइट ऑरिकल में ड्रेन हो जाता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से यही लंग्स में चला जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस रिकॉल ऑल ऑफ देम। जैसे सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट में। कहाँ से? अपर बॉडी पार्ट्स में। और कहाँ पर ड्रेन करती है? राइट ऑरिकल में। इंफीरियर वेना केवा ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट में। किस पार्ट में लाएगी? राइट ऑरिकल में लाएगी, लोअर बॉडी पार्ट से। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी, ये एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है टू द लंग्स। तो अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और वो लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जाने के बाद राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला जाएगा। अब ब्लड ऑक्सीजनेट होगा, फिर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, उसे लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल तक पहुंचा देगी।
क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल है, ये वही सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी। इसके बाद आता है अयोटा। अयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जो ब्लड जाता है वो अयोटा ही लेकर जाती है। ये एक बहुत बड़ी सी वेसल है जो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। देन कोरोनरी आर्टरी, ये एक ऐसी आर्टरी है जो हमारी हार्ट की मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा से हार्ट मसल्स में जाता है। और यहाँ पर कोरोनरी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट से, तो ये हार्ट की मसल्स से राइट ऑरिकल में आता है। तो देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा राइट वेंट्रिकल से ही बॉडी पार्ट्स में जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा सारा का सारा राइट ऑरिकल में ही आके ड्रेन होगा। बस फर्क इतना है कि कौन ब्लड लेकर आ रहा है या कौन ब्लड लेकर जा रहा है, बस उन नामों में थोड़ी थोड़ी सी चेंज आपको देखने को मिलेगी। अब क्विक फ्लो चार्ट, तो हार्ट है, हार्ट आर्टरीज में ब्लड जाएगा, वो कैपिलरीज में जाएगा, कैपिलरीज से वेन्स में और वेन से वो वापस हार्ट में चला जाएगा, तो ये एक क्विक फ्लो है। अब अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स में मतलब लिंक्ड होती हैं ये एक पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होती है और यहाँ से ब्लड लंग्स में आता है फॉर ऑक्सीजनेशन, राइट? और यहाँ पर कैसा ब्लड होता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन से वेन क्या करती है, वो लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में लेकर जाती है ब्लड को, और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, राइट? सो लंग से लेफ्ट ऑरिकल, करेक्ट। अब बॉडी में क्या होता है, बॉडी में ये जो ब्लड है अयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। वेना केवा बॉडी से सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और राइट ऑरिकल में ड्रेन कर देती है। अब हम शुरू करते हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन, दैट इज हार्ट, अ पंपिंग ऑर्गन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका हार्ट कितना है, ऐसे मुट्ठी बंद करो, तो जितनी आपकी मुट्ठी है ना बिल्कुल इतना ही आपका हार्ट है। तो इट इज़ द साइज ऑफ द क्लेंच्ड फिस्ट और इसका वेट 225 ग्राम से 340 ग्राम्स तक होता है। ये चेस्ट कैविटी में होता है और लंग्स के अंदर होता है। तो ये हमारी लंग्स हैं, ये ऊपर ऊपर रिब्स हैं और यहाँ पर जो लेफ्ट लंग है उसके बीच उसमें नीचे जैसे ये छोटा सा हमें हार्ट देखने को मिलता है। अब ये कैसे प्रोटेक्टेड होता है, एक तो रिब्स इनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, दूसरा लंग्स के बीच में है तो थोड़ा सा और प्रोटेक्टेड है, और साथ ही साथ इसकी कुछ मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। पेरिकार्डियम, डबल मेम्ब्रेन विद पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये वो मेम्ब्रेन है जो ब्लड को शॉक्स से प्रिवेंट करती है। साथ ही साथ इसकी अपनी मसल्स होती हैं जिन्हें हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। तो मसल्स के बारे में हमने पढ़ा है ना, तो कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट मसल्स होती हैं और ये कहीं नहीं होती हैं, ये सिर्फ हार्ट में होती हैं। द वर्ड कार्डियक जहाँ भी आप ये सुनो तो ये एक बात याद रखना कि हम हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बस इतना याद रख लेना, ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है थ्रू आउट द लाइफ, और ये कभी भी रेस्ट नहीं लेती, क्योंकि अगर इन्होंने रेस्ट ले ली ना तो हम हमेशा के लिए रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए ये कभी भी रेस्ट नहीं लेती हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब हार्ट के चेम्बर्स, अब देखो मैं यहाँ पर ये बॉक्स बना रही हूँ आपके लिए, ठीक है? तो ये हार्ट है, हार्ट के 4 चेम्बर्स हैं। ये वाली साइड लेफ्ट है, मतलब जिस हाथ से आप लिख रहे हो ना उस साइड पर जो आप मतलब साइड मेंशन करोगे दैट इज लेफ्ट, और उससे ऑपोजिट साइड हो जाएगी लेफ्ट। तो मतलब ये मिरर इमेज की तरह है, ठीक है? आपका राइट हार्ट का लेफ्ट है, आपका लेफ्ट हार्ट का राइट है, करेक्ट। अब यहाँ पर ऊपर वाले चेम्बर्स को हम ऑरिकल्स बुलाते हैं या एट्रियम बुलाते हैं, और नीचे वालों को हम वेंट्रिकल्स बुलाते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, करेक्ट। और इनके बीच में ना ये एक मोटी सी ना डिवाइडिंग वॉल होती है जिसे हम सेप्टम बुलाते हैं। तो ये जो है ना मोटा सा बीच में ये जो वॉल है, सो दिस वॉल इज सेप्टम। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई भी डाउट अगर आपको लगे प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जितने भी डाउट्स हों लेके स्वयं क्लास को बुक कर लो। अब दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट ऑरिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। हो गया मार्क सब कुछ? अब ये लेफ्ट और राइट साइड का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है, क्यों?
क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और यहाँ पर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। और यही हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की खासियत है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है, क्योंकि अगर ये मिक्स होने लग जाए तो हमारी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी और उतनी एनर्जी एफिशिएंट हमारी बॉडी नहीं बन पाएगी। तो ये वाली दोनों साइड्स, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इनके बीच में सेप्टम है, ये कभी भी मिक्स नहीं होंगी। तो यही सारे मैंने आपको सब कुछ लिखा। एट्रियम और ऑरिकल अपर होते हैं और रिसीविंग चेंबर्स होते हैं जिनमें ब्लड आता है। सो ऑरिकल्स, दीज आर द रिसीविंग चेंबर्स, वहीं पर वेंट्रिकल्स, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर्स और ये नीचे वाले चेंबर्स होते हैं। करेक्ट? कोई कोई मुश्किल होगी तो पूछ लेना। अब बात करते हैं वॉल्व्स की। अब ये जो हार्ट होता है ना, हार्ट में ब्लड हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे यहाँ पर ब्लड आया, लंग्स से ब्लड आया, राइट? तो लंग्स से ब्लड आया, ये लेफ्ट ऑरिकल में गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सारा ब्लड हमारे बॉडी के पार्ट्स में चला गया। करेक्ट? फिर बॉडी पार्ट्स से ये सारा ब्लड आया वापस से हमारे हार्ट में, राइट ऑरिकल में और फिर राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये पूरा का पूरा ब्लड वापस से हमारे लंग्स में चला गया। तो ये यूनि डायरेक्शन है, मतलब ऐसे ऐसे ब्लड घूमता रहता है, कभी भी बैक फ्लो नहीं करता, कहीं पर भी मिक्स नहीं होता है। तो इसको इंश्योर करने के लिए कि सिर्फ एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे, हमें चाहिए हमारे हार्ट में कुछ वॉल्व्स विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। करेक्ट? तो एवी वॉल्व, एवी वॉल्व मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है। इसमें आते हैं लेफ्ट और राइट। ठीक है? जो राइट में होता है, मतलब जो यहाँ पर होता है, दिस वन इज ट्राइकस्पिड, मतलब इसमें 3 कस्प्स होते हैं, मतलब 3 फ्लैप्स या 3 कप्स होते हैं, इसकी शेप वैसी होती है। वहीं पर इस तरफ वाला होता है बाइकस्पिड, जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी बुलाते हैं और इसमें सिर्फ 2 फ्लैप्स या 2 कप्स होते हैं, तो इसे हम ट्राई बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व बुलाते हैं। करेक्ट? तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड राइट साइड पर है, राइट? सो टी आर है और ट्राई ओके ओके बाय बी एल है। सो टी आर और बी एल है, याद रखना है, मार्क करना। जितनी बार डायग्राम बनाओ उतनी बार इन चीज़ों को मार्क करना, आप कभी नहीं भूलोगे। फिर आते हैं सेमी लूनर वॉल्व। तो ये पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के बेस पर होते हैं, मतलब ये वो आर्टरीज हैं, या फिर आर्टरीज नहीं सॉरी, ये वो ब्लड वेसल्स हैं जिनसे ब्लड बाहर जा रहा है। जैसे अयोटा, ये हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड लेकर जाएगी और पल्मोनरी आर्टरी हमारे लंग्स को ब्लड लेकर जाएगी। तो ये राइट वेंट्रिकल से जाती है और ये जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो बाकी सेमी लूनर वॉल्व्स इनके साथ, इनके बेस पर कनेक्टेड होते हैं। करेक्ट? तो एवी वॉल्व आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में है और सेमी लूनर वॉल्व जो जो ब्लड वेसल्स हमारी वेंट्रिकल्स के साथ कनेक्टेड हैं, उनसे कनेक्टेड है। करेक्ट? तो ये है हमारे सारे वॉल्व। तो जैसे मैंने ये बताया, ये ट्राइकस्पिड, तो देखो ऐसे से कस्प्स होते हैं, तो इसीलिए ट्राइकस्पिड बुलाते हैं। ये मिट्रल है, इसमें सिर्फ 2 ही कस्प्स होते हैं, तो इसे मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व भी बुलाते हैं। करेक्ट? तो अभी तक हमने इतने ही पढ़े हैं, इसलिए मैं अभी आपको और वाले नहीं बता रही हूँ। अब आते हैं सेमी लूनर वॉल्व, राइट? तो एस एल वॉल्व भी बुलाते हैं। तो वो जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है उसे आयोटिक वॉल्व बुलाते हैं और जो हमारे राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है उसे पल्मोनरी वॉल्व बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो हमारी ब्लड वेसल है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कौन सा वॉल्व हो गया? ये हो गया पल्मोनरी वॉल्व। करेक्ट? तो एक बार ब्लड एक एक चेंबर से निकल गया ना, वो उसमें वापस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखो, मान लो ये ऊपर एक चेंबर है, चलो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो मान लो कि ये एक हमारा चेंबर है, 2 चेंबर्स हैं, ये चेंबर्स हैं, ये ऊपर वाला है, नीचे वाला है, राइट? तो ये वॉल्व की जो डायरेक्शन है ना, वो कुछ ऐसी होती है। यहाँ से ब्लड ने प्रेशर ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हुआ, ऊपर वाला चेंबर, और ब्लड ने प्रेशर बनाया, सारा का सारा ब्लड नीचे वाले चेंबर में आ गया। लेकिन वो जो वॉल्व था ना, वो ऐसे खुला और सारा नीचे चला गया। लेकिन जब वापस आने की कोशिश करता है ब्लड, तो अब ब्लड का प्रेशर यहाँ पर आता है।
ठीक है, इन वाली साइड्स पर। तो अब ये और बंद होता जाता है, लेकिन ये कभी भी खुलता नहीं है, तो इस वजह से बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं देखने को मिलता है। अब बात करते हैं द स्टेप्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, या फिर एक कार्डियक साइकिल कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले ब्लड ऊपर वाले चेंबर्स में होता है, मतलब जब हार्ट के चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना तो एक साथ करेंगे, तो ऊपर वाले चेंबर्स हैं ऑरिकल। तो सबसे पहले ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करती हैं। तो राइट ऑरिकल में, ठीक है, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बाय वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से राइट ऑरिकल में सारा का सारा ब्लड आ जाता है। वहीं पर लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से आ जाएगा, राइट, थ्रू द पल्मोनरी वेन। तो ये साथ साथ में रिवाइज करते रहना किस में ब्लड कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ये पल्मोनरी वेन से आ रहा है, और यहाँ पर जो ब्लड आ रहा है ये है सुपीरियर वेना केवा, और नीचे है इन्फीरियर वेना केवा से। तो ब्लड आ गया राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में। अब दोनों ही ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड अब वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। कौन से? लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल। सो दिस इज auricular contraction and ventricle filling. This is the step 1. स्टेप 2, वेंट्रिकल फिल हो गए। तो ये जो हमारे एवी वॉल्व्स थे, यहाँ पर ये वाले जो वॉल्व थे एवी वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जब ये क्लोज हुए तो एकदम से साउंड आई लब। तो ये एक साथ दोनों ही ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वेंट्रिकल फिल होंगे, वॉल्व बंद हो जाएगा और साउंड आएगी लब साउंड, करेक्ट। और सेमी लूनर वॉल्व अब ओपन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स हैं अब ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगी। तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा स्टेप नंबर 3। तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के ये जो वॉल्व्स हैं ये खुलेंगे, और अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ये लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आयोटा के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा ताकि सब बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन मिल सके। और जब सेमी लूनर वॉल्व क्लोज होंगे, अब निकल गया सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल से, तो अब साउंड आएगी डब। तो लब डब, लब डब, यही साउंड है। तो डब साउंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेमी लूनर वॉल्व, एंड लब साउंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्व्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। कोई डाउट? ध्यान से समझ लो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप ध्यान से समझते हो। आपको क्या करना है, आपको ये डायग्राम एक एक बना के ऐसे पूरे स्टेप को डायग्राम में बना के आपको लिखना है, ठीक है। आप कभी भी नहीं भूलोगे, और आपका ये जो पूरा का पूरा चैप्टर ना एकदम पक्का हो जाएगा। 6th वाले बच्चे, 8th वाले बच्चे, कोई भी हो, आप 10th तक इस चीज को नहीं भूलोगे। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। पेस मेकर, पेस मतलब स्पीड, मेकर मतलब बनाने वाला, मतलब ये वो पार्ट है हमारे हार्ट का जो हमारे हार्ट की स्पीड को डिसाइड करता है। तो अगर आप देखोगे ना तो ये हमारी राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल के ना ऊपर एक छोटे से पार्ट में राइट ऑरिकल के ऊपर ये पेसमेकर सेट होता है। ये एक नेचुरल पेसमेकर होता है जो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, मतलब एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, और वो डिसाइड करता है कि हमारा हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कब रिलैक्स होगा, और कितनी स्पीड पर वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। तो इसीलिए इसे पेसमेकर बुलाते हैं, मतलब स्पीड का डिसीजन लेने वाला बुलाते हैं। तो इसे एसए नोड या साइनोएट्रियल नोड भी बुलाया जाता है, जो राइट ऑरिकल में होता है। ये इलेक्ट्रिक पल्स को जनरेट करता है और एक रिदम सेट करता है जो हार्ट बीट बनाता है, और ये नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और अगर ये डैमेज हो जाए तो हमारे हार्ट की पेस कौन डिसाइड करेगा? वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए हम कुछ आर्टिफिशियल पेस मेकर्स इम्प्लांट करते हैं, जिन्हें हम आर्टिफिशियल पेस मेकर्स के नाम से ही बुलाते हैं, करेक्ट। अब बात करते हैं द टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, ब्लड पहले लेफ्ट साइड जाता है फिर राइट साइड जाता है, राइट, ऐसे ही था। पहले दोनों ही ऑरिकल्स फिल होती हैं, फिर वो दोनों वेंट्रिकल्स में जाता है, और फिर इस तरह बॉडी में और लंग्स में वापस बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो इस तरह से ना 2 सर्कुलेशंस होती हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी
एक या 2 बातें बताई थी। अगर आप वर्ड कार्डियक सुनो तो समझ लो कि हम हार्ट से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं। अगर आप वर्ड पल्मोनरी सुनो तो हम लंग्स से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं। बस इसी पल्मोनरी वाली चीज़ का ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वो कैसे? कि हम ब्लड सर्कुलेशन को ना 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन में फर्स्ट इज़ पल्मोनरी, सेकंड इज़ सिस्टेमिक। पल्मोनरी मतलब जब ना ये जो सर्कुलेशन है ना, ये लंग्स से जुड़ा हुआ है, लंग्स के आसपास है। मतलब ब्लड हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में जा रहा है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया लंग्स में और लंग्स से राइट ऑरिकल में आ गया। करेक्ट? तो मैं यहाँ पर ऐसे बनाती हूँ आपको इजीली दिखाने के लिए। तो ये है हमारी लंग्स। तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड सॉरी राइट, है ना? तो ब्लड यहाँ से गया, लंग्स में चला गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेट हुआ और हमारी लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। तो ये जो फ्लो है, जब हार्ट और लंग्स के बीच में ब्लड का फ्लो हो रहा है, दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इस बीच में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होता है। तो ये फ्लो ही राइट वेंट्रिकल से शुरू होकर लेफ्ट ऑरिकल तक खत्म होता है। अब उसके बाद आता है सिस्टेमिक। मतलब जब ब्लड जो है वो हार्ट और बॉडी के टिश्यूज के बीच में घूम रहा है। मतलब अब मैं फिर से, अब चलो मैं यहाँ पर ही लिख दूंगी। सो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये लंग्स हैं, ये हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं। अब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा, बॉडी के टिश्यूज में जाएगा, वापस से राइट ऑरिकल में आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने का प्रोसेस और यहाँ से हार्ट तक जाने के प्रोसेस को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी और बॉडी से राइट ऑरिकल। सो दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस पूरे ही सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव होता है बॉडी पार्ट्स में और बॉडी से फिर जब हार्ट में ये ब्लड वापस जाता है तो ये डीऑक्सीजनेट हो जाता है। सिंपल है, कोई डाउट यहाँ तक? तो आपको पता है कहाँ आना है। तो ये मैंने एक पूरा सिस्टम बना के रखा है। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये यहाँ से यहाँ जो भी ब्लू में है, सो दिस ऑल दैट इज इन ब्लू इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो रेड में है वो ऑक्सीजनेटेड है। तो ये हो गई हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये वाली हो गई हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बात क्लियर हो गई? तो बस इस डायग्राम को बनाना है और याद रखना है। तो पहले हमारी लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है? चलो यहाँ से शुरू करते हैं कि राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो लंग्स में गया, लंग्स में वो ऑक्सीजनेट होके लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से वापस से राइट एट्रियम और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स और फिर से ये प्रोसेस शुरू हो गया। आगे बढ़ते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमंस के केस में अगर हम देखें ना, ब्लड हार्ट में 2 बार आता है, इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सो ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। पहली है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी है सिस्टेमिक। पल्मोनरी जिसमें हार्ट लंग्स हार्ट करता है ये, और दूसरी में हार्ट बॉडी हार्ट करता है ये, राइट? तो हार्ट हार्ट दोनों साइड है, बीच में लंग्स और बॉडी है। सो दिस प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि ये जो बीच में सेप्टम है ना, ये इतना थिक है, इतना स्ट्रॉन्ग है ये कि ये ब्लड को मिक्स नहीं होने देता और किसी भी ब्लड वेसल में ब्लड कभी भी बैक फ्लो नहीं होता, जिससे ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है और काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम होता है। इसीलिए हम एनर्जेटिक रहते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी हाई रहती है। अब बात करते हैं द मेजर ब्लड वेसल्स में, ये हमने सारी पढ़ी हैं जो इस डबल सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हैं। वेना केवा सुपीरियर और इंफीरियर जो बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं और वो राइट ऑरिकल में ड्रेन कर देती हैं। फिर आती है पल्मोनरी आर्टरी जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक लेकर जाती है। फिर आती है पल्मोनरी वेन जो इस लंग्स में ऑक्सीजनेट हुए ब्लड को लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट लेके जाती हैं, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में लेके जाती हैं। फिर आती है अयोटा जब हमारी बॉडी से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं ब्लड फ्लो की। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट पाथ है। तो मैंने ये सारा आपको अभी समझाया था। तो यहाँ पर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सो दीज आर द लंग्स एंड दीज आर द बॉडी सेल्स। तो
लंग्स से गया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में और वापस से लंग्स में चला गया। बस यही पूरा का पूरा प्रोसेस है। और इसको समझने के लिए जैसे मैं बोल रही हूँ या फिर ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। बॉक्स वाला डायग्राम जो मैंने अभी भी आपको पीछे बना के दिखाया था, यहाँ लंग्स लिखो, यहाँ पर बॉडी लिखो और इस पूरे प्रोसेस को, इसको पूरा मार्क करो और फिर इसको पूरा समझो, राइट? इसको पूरी तरह समझो, बस। जैसे मैं इतने फास्ट-फास्ट बोल रही हूँ ना, आप भी इससे भी फास्ट बोल पाओगे। लेट मी टेल यू कि एक बार आपको समझ आ गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। क्या डिफरेंस होता है? ऑरिकल्स अपर चेंबर्स हैं और देखो साइज़ भी देख लो, तो ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, तो ये दोनों ऊपर वाले चेंबर्स और छोटे हैं। ये नीचे वाले हैं और बड़े वाले चेंबर्स हैं। राइट, ओके। ये रिसीविंग चेंबर्स है, इनमें हमेशा ब्लड आता है कहीं ना कहीं से, करेक्ट। और ये वाले जो चेंबर्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिंग है, ये ब्लड को अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह पर भेजते हैं। इनकी वॉल्स थिन होती हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स में प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट करना पड़ता है ताकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड पहुंच सके। इसलिए हमारी वेंट्रिकल्स की वॉल्स थिक होती हैं, क्योंकि राइट ऑरिकल को क्या करना है या लेफ्ट ऑरिकल को क्या करना है, चुपचाप से अपने वॉल्व खोलने हैं और ब्लड को नीचे वाले चेंबर में ड्रेन कर देना है। उनका काम तो आसान है, मुश्किल काम है वेंट्रिकल्स का, तो इसलिए उन्हें थिक वॉल्व्ड होना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्लड ग्रुप्स। तो ये जो डिस्कवरी है ना ब्लड ग्रुप्स की, ये की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने इन 1900। इसका जो बेसिस है ब्लड ग्रुपिंग का वो है एंटीजन, दैट इज अ प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज। तो जो आरबीसीज है उनके सरफेस पे कौन सा प्रोटीन है, उसके बेसिस पर हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं। तो एंटीजन 2 तरह के हैं, कौन कौन से हैं? ए एंटीजन है और बी एंटीजन है। तो जो हमारी ये आरबीसीज होती है ना, इनके सरफेस पे कौन सा एंटीजन है या फिर कौन सा एंटीजन नहीं है, बस। या तो एक होगा या तो दो होंगे या तो फिर होंगे ही नहीं। बस इसी बेसिस पे हमने 4 ब्लड ग्रुप्स बना दिए। सबसे पहला, इसे हम एबीओ सिस्टम भी कहते हैं। तो अगर आरबीसीज के ऊपर अगर ए एंटीजन हो, ठीक है, अगर एंटीजन ए हो तो वो ए ब्लड ग्रुप होता है, एंटीजन बी हो तो वो बी ब्लड ग्रुप होता है। अगर एंटीजन ए और बी दोनों ही हो तो वो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाता है। और अगर कोई भी एंटीजन ना हो तो हम उसे ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहाँ पर, अब इनमें एंटीबॉडीज, अब इनके मतलब इनके ऑपोजिट कौन कौन सी एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं। तो अगर एंटीजन ए है सरफेस पर तो एंटीबॉडी बी होगी उसके प्लाज्मा में। अगर ब्लड ग्रुप बी है मतलब कि बी एंटीजन है, तो उस पर्सन के, उस इंसान की बॉडी के प्लाज्मा में एंटी ए होगा, एंटीबॉडी। उसके बाद अगर उसमें दोनों ही एंटीजन है, मतलब ए भी है बी भी है, तो उसकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं होगी। ना एंटीबॉडी ए होगी ना एंटीबॉडी बी होगी। वहीं पर अगर ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब कि ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, तो उसकी बॉडी में दोनों तरह की एंटीबॉडीज मिलेंगी, ए भी मिलेगी और बी भी मिलेगी, करेक्ट। आगे बढ़ें। अब कंपैटिबिलिटी, मतलब कौन किसको ब्लड दे सकता है, ए वाला किसको दे सकता है, बी वाला किसको दे सकता है, ए बी वाला क्या होता है, तो यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे डोनर और रेसिपिएंट की। डोनर जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला, तो देखो याद करो, मैं एक टेबल है जो यहाँ पर फिर से पेस्ट करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखो क्या है कि हमारा जो ए है, ब्लड ग्रुप ए के पास है एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी है। ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है, राइट। वैसे ही ब्लड ग्रुप ए बी के पास दोनों ही एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं है। वहीं पर ब्लड ग्रुप ओ वालों के पास कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन दोनों ही एंटीबॉडीज इनके ब्लड में प्रेजेंट है। तो अब ये किस किस को, मतलब किस किस को डोनेट कर सकते हैं, तो अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो ये उस इंसान को ब्लड दिया जा सकता है, उस ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दिया जा सकता है जिनके पास एंटी ए ना हो, राइट। तो किसके पास एंटी ए नहीं है, एक तो ब्लड ग्रुप ए वाले खुद और एक ए बी वाले, तो ये ए ब्लड ग्रुप ए और ए बी वालों को दिया जा सकता है। दूसरा,
बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप उनको दिया जा सकता है जिनके ब्लड के प्लाज्मा में एंटी-ए ना हो। तो मतलब एंटी-ए कहाँ नहीं है? बताओ? तो मतलब एंटी-बी ना हो, सॉरी। तो एंटी-बी कहाँ नहीं है? एंटी-बी एक तो ब्लड ग्रुप बी वालों के पास नहीं है, दूसरी ए-बी के पास नहीं है। तो ये बी को भी ब्लड दे सकते हैं और ए-बी ब्लड ग्रुप वालों को भी दे सकते हैं। अब ए-बी ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है? ए-बी ब्लड ग्रुप सिर्फ़ उसको दिया जा सकता है जिसके पास ए-बी ब्लड ग्रुप हो। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों ही एंटीजन हैं। तो अगर आपने एक ऐसा ब्लड चढ़ा दिया जिसके पास एंटीजन ए है, तो इसका एंटीजन ए खत्म होने लग जाएगा। बी वाले चढ़ा दिया, तो बी एंटीजन खत्म होने लग जाएगा। अगर दोनों ही वाला चढ़ा दिया, ओ चढ़ा दिया, तो दोनों ही एंटीजन मतलब वो रिजेक्ट करती जाएगी बॉडी। तो इसीलिए ये खुद को मतलब ये सबको ब्लड नहीं दे सकते हैं, ये सिर्फ़ ए-बी वालों को ही दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। तो ओ ब्लड ग्रुप में किस-किस को ये ब्लड दे सकते हैं? तो ये उसको दे सकते हैं जिनके पास मतलब ये सबको दे सकते हैं बेसिकली। तो ये वो डोनर हैं जो सबको दे सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ब्लड के रिजेक्ट होने का खतरा नहीं है। इसीलिए ये बी सबको दे सकते हैं, ओ वालों को भी। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज़ द यूनिवर्सल डोनर। इन्हें यूनिवर्सल डोनर बुलाया जाता है और ए-बी वाले देखो सभी से ब्लड ले पा रहे हैं, तो इन्हें यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। ठीक हो गया? समझ गए आप? तो यहाँ पर हम ये बात करें कि ए ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप वालों को चढ़ाया जा सकता है, बी किसको, ए-बी किसको और ओ किसको, राइट? तो अगर एक ब्लड ग्रुप है और आपको ये जानना है कि वो किसे दिया जा सकता है, आप उसके एंटीजन देखो। अगर उसमें ए एंटीजन है, मतलब वो लोग जिनके ब्लड में ए एंटीजन होगा, वो वाला ब्लड नहीं दे सकते। तो अगर आप बी ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप वाले को दोगे तो इसमें एंटी ए है, ये इसके अपने ब्लड के सेल्स को मारना शुरू कर देगा। बस इतनी सी यहाँ पर बात याद रखनी है, राइट? सो ओ इज़ जो ओ वाला है दे आर द यूनिवर्सल डोनर्स, दे गिव ब्लड टू ऑल द ब्लड ग्रुप्स, राइट? और ए-बी वाले जो हैं वो सबसे रिसीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स में ब्लड डोनेशन की। तो ब्लड डोनेशन एक वॉलंटरी एक्टिविटी है एंड ये डोनर अगर देना चाहे तो वो दे सकता है। 1 पिंट इज इक्वल टू 420 ml ऑफ द ब्लड इज टेकन एक बारी में एंड द डोनेटेड ब्लड इज यूज्ड फॉर सर्जिकल एंड मेडिकल इमरजेंसीज। तो अगर आपके सामने या आपके आसपास कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा हो तो आई वुड एडवाइस कि उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करके अगर सही हो तो ज़रूर ब्लड डोनेट करना चाहिए। देन ब्लड बैंक्स, so these are the place where the blood is donated, it is stored, preserved and supplied when it is needed. अब हम बात करेंगे कुछ हार्ट रिलेटेड कंडीशंस के बारे में। सबसे पहले है पैल्पिटेशंस। तो पैल्पिटेशंस क्या होती है? मतलब जो हार्ट बीट कर रहा है वो बहुत फास्ट है, हार्ड है और वो ना बीट्स को स्किप कर रहा है, मतलब इतनी जल्दी जल्दी वो हार्ट बीट कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके केस में कभी होना, सो रिमेंबर दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज पैल्पिटेशंस। ये हार्मलेस होता है और यूजुअली ये स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर किसी खाने की वजह से भी हो सकता है जिससे आपको एलर्जी हो। दिस इंडिकेट रेयरली इसमें सीरियस कोई हार्ट प्रॉब्लम्स ये इंडिकेट करता है। सेवरल सिम्टम्स होते हैं जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, चेस्ट पेन और इस केस में हमें मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं हाई टेंशन, हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर की, जहाँ पर ब्लड फ्लोज विद मोर फोर्स देन द नॉर्मल। मतलब जो एक नॉर्मल फ्लो है हमारे ब्लड का उससे भी कई ज़्यादा फोर्स में वो फ्लो करे, तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको हाइपरटेंशन है। देन ये हार्ट इट कैन स्ट्रेन हार्ट, ये हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज कर सकता है। और जब लोगों का बहुत टाइम तक हार्ट मतलब ये जो ब्लड प्रेशर है ये ज़्यादा रहता है तो हार्ट अटैक का रिस्क हो जाता है और हार्ट स्ट्रोक का भी रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक क्या होता है? ध्यान से सुनना। हार्ट अटैक एक सडन इंटरप्शन है हार्ट की ब्लड सप्लाई में, जो मतलब ब्लड सप्लाई में जो हार्ट के पास जा रहा है, मतलब ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है और उसमें ना सडनली कोई इंटरप्शन आ जाए,
उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। यूजुअली ये ब्लड क्लॉट की वजह से होता है। द ब्लड क्लॉट ब्लॉकिंग द ऑक्सीजन रिच ब्लड, जब ऑक्सीजन रिच ब्लड को ब्लॉक कर दिया जाता है किसी भी ब्लड वेसल में क्लॉट की वजह से, इसमें पार्ट ऑफ द हार्ट मसल्स दे डाई और वो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं। सो सिम्टम्स, टाइटनेस या फिर प्रेशर होता है चेस्ट पे, पेन रेडिएटिंग टू शोल्डर्स, नेक, जॉ, आर्म्स। तो ये वाला जो नेक है, जॉ है, आर्म्स है, यहाँ तक ना ये पेन फील की जा सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, डिजीनेस, स्वेटिंग और नोजिया बहुत ज़्यादा होता है। अब एक और टर्म है कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हार्ट हमारा सडनली काम करना बंद कर देता है, कोई ब्लॉकेज की वजह से नहीं, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, that stopping is called as what? Is called as cardiac arrest. So person become unconscious, abnormal या फिर कोई breathing वो शो नहीं करता है। इसमें हार्ट डिजीज भी इसका कॉज हो सकता है, ब्लॉक्ड आर्टरीज या प्लैक या फिर लो ऑक्सीजन, लो पोटेशियम, हार्ट फेलियर या फिर इंटेंस एक्सरसाइजेस की वजह से भी कई बार कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। सो इट इज़ फेटल इफ नॉट ट्रीटेड विद इन मिनट्स। तो कार्डियक अरेस्ट की जो सिचुएशंस हैं आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो कार्डियक अरेस्ट बेसिकली ये तभी होता है जब, मतलब जब होता है ना उसके विद इन मिनट्स आपको ट्रीटमेंट देना होता है। इफ़ वी फेल टू गिव दैट ट्रीटमेंट ये डेथ भी कर सकता है इंसान की। तो इट इज़ स्टॉप, इट इज़ द सडन सडन स्टॉपिंग ऑफ द हार्ट। सो दैट इज़ व्हाट कार्डियक अरेस्ट इज़, राइट। तो यहाँ पर मैंने दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश की है। हार्ट अटैक जब ब्लड फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है, सो ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज ब्लॉक्ड, तो ये प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है, ब्लॉक हो रहा है कहीं पर। कार्डियक अरेस्ट जब हमारा हार्ट बीट करना बंद कर देता है, सो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। तो वो जो ऐसे नोड है जो नेचुरल पेसमेकर है ना, अब वो बीट्स बना ही नहीं रहा है, वो लब साउंड आ ही नहीं रही है, मतलब वो इम्पल्स जनरेट ही नहीं कर रहा है। सो हार्ट अटैक कैन ऑल्सो लीड टू द कार्डियक अरेस्ट, राइट। तो अटैक is due to the block and arrest is due to the stopping of the heart, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन द इमरजेंसी सिचुएशन। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि इससे पहले कि आप पेशेंट को देखना शुरू करो, आप सबसे पहले एम्बुलेंस को बुला दो, डॉक्टर को बुला दो और फिर उस पर्सन को आराम से बिठाओ ताकि उसको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस स्ट्रेन ना हो। उसकी चेस्ट में कंप्रेशन दो, एक्सटर्नल कार्डिक मसाज दो और माउथ टू माउथ उसे हवा दो, सो दैट कि वो हवा उसके लंग्स में फिल हो। जब तक मतलब लंग्स में जाएगी हवा, तो लंग्स में जाने से ऑक्सीजन उसके ब्लड में मतलब ऑक्सीजन जाती रहेगी, तो जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है, करेक्ट। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू कीप द हार्ट हेल्दी। अब हम अपने दिल को ऐसे मजबूत हेल्दी कैसे रख सकते हैं? तो हमें हेल्दी खाना खाना है, हमें रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, हमें वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग करनी है और हमें खूब सारी आउटडोर गेम्स खेलनी है। देन वी शुड अवॉइड ऑयली फूड, फ्राइड फूड या फिर फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब कुछ हमें अवॉइड करना है। हमें प्लेंटी ऑफ फाइबर्स लेने हैं जैसे कि होल ग्रेन, सीरियल या ओट्स लेने हैं और जो स्वीट फूड है उसे भी अवॉइड करना है क्योंकि उससे मोटापा आ सकता है। तो अब वक्त आ गया है कि हम थोड़ी सी अपनी टेस्टिंग करें कि हमें कितना समझ आया है। तो रेडी हो आप? चलो शुरू करते हैं। So question number 1, a boy starts running very fast during the race. Which immediate change will occur in his circulatory system? तो क्या होगा immediately? क्या उसका SA नोड काम करना बंद कर देगा? नहीं। क्या हार्ट रेट, his heart rate will increase to supply more oxygen? करेक्ट। तो क्योंकि भाग रहा है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसे मिल सके। देन वेंट्रिकल स्टॉप कॉन्ट्रैक्टिंग, नहीं। आर्टरीज कोलैप्स हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। देन अ पर्सन विल विद अ कट ऑन द लेग स्टार्ट्स ब्लीडिंग, विच ब्लड वेसल टाइप विल वॉज मोस्ट लाइकली डैमेज्ड। तो बताओ कौन सी ब्लड वेसल डैमेज हुई होगी? क्या वो आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी है या फिर पल्मोनरी वेन है? तो अगर लेग के पास कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है, सो इट इज मोस्ट लाइकली इट इज कैपिलरी।
ठीक है, आगे अ पेशेंट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम एन अननोन डोनर इन एन इमरजेंसी, विच ब्लड ग्रुप इज सेफेस्ट टू ट्रांसफ्यूज। बताओ, इमरजेंसी में ब्लड देना है, कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे सेफेस्ट है जो हम उसको दे सकते हैं। तो याद करो कौन सा वो ब्लड ग्रुप था जो यूनिवर्सल डोनर है, जिसमें किसी भी तरह का कोई एंटीजन है ही नहीं, ना ए है ना बी है। बताओ, सोचो सोचो। यस एग्जैक्टली, ब्लड ग्रुप ओ। सो ही इज यूनिवर्सल डोनर, तो वो इमरजेंसी में हम दे सकते हैं। नाउ अ गर्ल फील्स सडन डिजीनेस एंड चेस्ट पेन आफ्टर क्लाइंबिंग द स्टेज, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली इंडिकेटेड। तो चेस्ट पेन हो रहा है या फिर डिजीनेस हो रही है, तो इसमें से पैल्पिटेशंस तो होंगे नहीं। पैल्पिटेशन मतलब कि स्ट्रांगली हार्ट बड़ी फास्ट फास्ट बीट कर रहा है, और इवन जो बीट्स हैं वो भी स्किप हो जा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। हाइपरटेंशन भी नहीं है कि बीपी बढ़ गया होगा, नहीं। कार्डियक अरेस्ट भी नहीं, हार्ट ने काम करना बंद नहीं किया है। यहाँ पर हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं ये। Coming on to a man exercises breathlessness, but his left ventricle is weak. Which circulation will be most affected? तो वो एक उसको ब्रेथलेसनेस एक्सपीरियंस हो रही है, उसकी लेफ्ट वेंट्रिकल वीक है, तो कौन सी सर्कुलेशन अफेक्ट होगी। तो देखो, मैं क्या करूंगी, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल बना रही हूँ। तो उन्होंने बोला है कि लेफ्ट वेंट्रिकल उसकी वीक है, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस हो रही है। तो कौन सा सर्कुलेशन अफेक्ट हुआ है, तो यहाँ से जो ब्लड जाता है वो कहाँ जाता है, बॉडी पार्ट्स में। तो बॉडी पार्ट्स को जो जाता है उसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बुलाते हैं। तो यहाँ पर सिस्टेमिक सर्कुलेशन अफेक्ट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ईट्स अ लॉट ऑफ ऑयली फूड डेली, which long term effect is most likely। बताओ, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाता है तो क्या होगा, उसके हार्ट में प्रॉब्लम होगी, तो हार्ट फास्टर होगा नहीं। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा नहीं। प्लाक फॉर्मेशन हो जाएगी आर्टरीज में, हो सकती है। और इंक्रीज लंग कैपेसिटी नहीं। तो हो सकता है कि उसके हार्ट में ब्लॉकेज, मतलब वो छोटे छोटे ब्लॉक्स बनना शुरू हो जाए, प्लाक्स बनना शुरू हो जाए। यही तो अभी हमने पढ़ा था, हार्ट अटैच में ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर चेक्स अ पेशेंट्स पल्स टू मेजर हार्ट रेट। ठीक है, विच ब्लड वेसल इज ही इनडायरेक्टली असेसिंग। तो वो कौन सी ब्लड वेसल को देख रहा है अगर उसको पल्स चेक करनी है। तो याद है मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट वहां पर बताया था कि पल्स किसकी वजह से जनरेट होती है, आर्टरीज की वजह से। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हैज अ ब्लॉकेज इन द पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है, कहाँ को, लंग्स की तरफ को। Which process is most directly affected? Flow of oxygenated blood? No. Transport of deoxygenated blood to lungs? Yes. क्योंकि जब हम हार्ट बनाते हैं, सो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, तो यहाँ से ब्लड जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये जाता है हमारे लंग्स में। ठीक है, तो अगर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो हमारा ये वाला प्रोसेस अफेक्ट होगा। क्लियर, आगे, अ नर्स इंसर्ट्स अ नीडल इनटू द सुपरफिशियल ब्लड वेसल ऑन द आर्म फॉर अ ब्लड टेस्ट, विच वेसल इज शी मोस्ट लाइकली एक्सेसिंग। कौन सी होगी, सबसे सुपरफिशियल कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, कैपिलरीज होती है। तो सबसे सुपरफिशियल कौन सी होती है, बताओ बताओ। एग्जैक्टली वेन्स होती हैं, तो यहाँ पर वेन्स ये है, बिकॉज वेन्स आर सुपरफिशियल, तो उनसे ब्लड विड्रॉ करना काफ़ी ईजी होता है और वहाँ पर ब्लड लो प्रेशर पर भी होता है। नेक्स्ट, a boy gets injured while playing and bleeding stops within a few minutes. Later, he develops swelling in the nearby lymph nodes. Which two body components mainly helped in these two processes? तो एक तो ब्लड फ्लो होना शुरू हुआ, कट लगा, ब्लड फ्लो हुआ, तो उसको एकदम से वो ब्लॉक हो गई, तो मतलब कि प्लेटलेट्स ने अपना काम किया होगा। और दूसरा, यहाँ पर लिम्फ नोड्स स्वेल हो गई हैं, तो लिम्फ नोड्स स्वेल हो गई हैं मतलब कि जब वो खुला हुआ पोर्शन था तो वहाँ से आए होंगे कुछ जर्म्स, तो वो जर्म्स डब्ल्यूबीसीज में या लिम्फ नोड्स में वो आके फंस गए, वहाँ पर स्वेल हो गए लिम्फ नोड्स, एंड दिस साइट इज बेसिकली, लिम्फ नोड इज बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट दीज जर्म्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस।
ठीक है, आरबीसीज नहीं हो सकता है क्योंकि आरबीसीज ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं कर रही हैं। डब्ल्यूबीसीज की वजह से यहाँ पर स्वेलिंग हो रही है, जहाँ पर डब्ल्यूबीसीज इन इन जगहों पे वो जर्म्स से फाइट कर रही हैं। करेक्ट? आगे बढ़े। ओके, अ पेशेंट्स टिश्यू फ्लूइड इज नाउ ड्रेनिंग प्रॉपर्ली, not draining properly, sorry, leading to swelling in the legs which system is most likely not functioning efficiently. तो अगर उसकी जो लेग्स हैं वो स्वेल कर रही हैं तो कहाँ पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो सकती है? तो क्या वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है? नहीं। क्या वो डाइजेस्टिव है? नहीं। क्या नर्वस है? नहीं। सीधी सी बात है यार, लिम्फेटिक सिस्टम है ना? चलो, नाउ दिस इज द होम असाइनमेंट फॉर यू जो आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको यहाँ पर कहीं भी डाउट आता है, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। साथ ही साथ आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सबको प्रैक्टिस करो ताकि आपका ये चैप्टर अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इससे पहले कि नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आए आपकी क्लास का, उससे पहले इसको खत्म कर दो, बस पूरा पढ़ के इसको फिनिश कर दो। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप आपको सब समझ आ गया है। एंड रिमेंबर, आपको स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है बट आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है और रिवीजन रेस में मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाकर ही रहूंगी। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नर मतलब फ्री है पर बेस्ट है।